हमारे उनकी उम्र हो चुकी है, उनके मुंह से ठीक से बात नहीं निकलती, लेकिन जब भी वो मीडिया में आते हैं तो हमारे नाम के साथ कोई ना कोई एक डोरेमोन सोरेमोन का नाम लेके बातें करते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि शमीम खान तुम्हारे उम्र का लिहाज करता है, नहीं तो मैं कहूं इस मंच से कि अगर मुमरा कौसा के अंदर जब तुम मेयर थे तो तुमने कौन सा काम हमारे शहर के लिए किया? हाँ, तुमने खुद का बंगला बनाया, हाँ तुमने खुद की मार्केट बनाई कल्याण के अंदर, हाँ तुमने खुद का नाम बड़ा किया, लेकिन इस शहर के लिए कोई काम तुमने नहीं किया था। ये शमीम खान बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता है और आज उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने है कि तुम्हारे बाजू में सिर्फ 4 लोग बैठते हैं जो बैठ के इधर तालियां पीटते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ में खड़ा होने वाला शहर का एक आदमी नहीं है। जो तुम कहते हो शहर का विकास क्या हुआ, ये स्टेडियम किसने बनवाई, शहर के कंक्रीट का काम किसने किया, शहर के अंदर पानी जो बढ़ा वो किसने बढ़वाया? आज कब्रिस्तान हमारे सामने है, वो कब्रिस्तान हमें किसने दिया? मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र वाड के नेतृत्व में सैयद अली अशरफ भाई साहब, शानू पठान और हमारे तमाम नगर सेवकों की मेहनत से आज शहर का डेवलपमेंट हुआ है। तुम क्या बातें करोगे मुझसे? कभी दिल करे तो आकर के बैठ के मुझसे बात कर लेना, मैं तुम्हें इस मंच से खुला चैलेंज करता हूं। रही बात विकास की, अरे विकास जो लोगों ने खुद के लिए किया वो हमसे क्या बातें करेंगे? हम लोगों ने हमारे कौम के लिए काम किया। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि शमीम खान ने कोरोना में बहुत काम किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप लोगों को कि मैं मेरी फैमिली के साथ पॉजिटिव हुआ था। मैं जिंदगी और मौत से लड़ करके आज आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। जब मेरी फैमिली के साथ में जाकर के हॉस्पिटलाइज हुआ था तो मुझे इस बात का डर नहीं था कि कल मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास था। मैं अल्लाह से दुआएं करता था कि अल्लाह ताला हमारे दुनिया से आज जो एक कोरोना काल चल रहा है, अल्लाह ताला इसे निजात दे हम लोगों के बीच से। अजान हो रही है, रुक जाते हैं 2 मिनट। कहाँ जा रही है? कोरोना काल के अंदर देखिए, अभी नमाज को वक्त है, 8:55 की जमात है। कोरोना काल के वक्त हम सब लोग अपने शहर के लोगों के लिए, उनकी खिदमत के लिए लगे हुए थे। यह हमारा फर्ज है इखलाकी। जो हमने किया वो हमें बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। मैं ट्रांसपोर्ट कमेटी में रह करके अपने शहर के लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट की पूरी फैसिलिटीज कराया। यहां से लेकर के भिमंडी, मीरा रोड, कुर्ला, मुंबई तक की बसें चालू करवाई। कमेंट करने वालों से कहना चाहता हूं कि पहले उतरो, शहर के लिए काम करो, उसके बाद किसी के ऊपर कमेंट्स करो। मैं आपके बीच में बात का ऐलान करना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जिस तरीके से लोग आज इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर आज जो राजनीति चल रही है, मैं इसे कहना चाहता हूं कि बहुत गंदी राजनीति चल रही है। लेकिन देश
देश को तोड़ने वाला काम किया जा रहा है, देश को जोड़ने वाला काम किया नहीं जा रहा है। मैं देश के प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि सुबह के टाइम कुछ और स्टेटमेंट, दोपहर के टाइम कोई और स्टेटमेंट, शाम के टाइम तो कोई और स्टेटमेंट। आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको अपनी बातों को बुलंद तरीके से रखना चाहिए, लेकिन आपके पास झूठ के अलावा कभी सच बोलने का तो आपको मौका ही नहीं मिला, तो देश क्या समझेगा आपको। आपने देश को तोड़ने का काम किया है। इंशाअल्लाह ताला आज इस मुमरा से इस बात का संदेश देंगे हम लोग कि राहुल गांधी जी, माननीय हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब, हमारे जो बहुत सारे अखिलेश यादव जी, हमारे जो बाकी इंडिया अलायंस के जितने भी बड़े लीडर हैं, ये सब देश को इंशाअल्लाह ताला मजबूती के साथ जोड़ने वाला काम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला दिल्ली के अंदर हमारी सरकार होगी और जिस तरीके से हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है, उस एक एक जुल्म और ज्यादती का पूरा बदला लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे बीच वैशाली ताई दारेकर यहां मौजूद है दोस्तों, इन्हें दिल्ली तक पहुंचाइए। मुमरा कौसा की जनता पूरी ताकत के साथ मशाल पे वोट करे, और अगर ये दिल्ली जाएंगी तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ ताकत से ताकत मिला के, कंधे से कंधा मिला करके, जो कुछ भी अधूरे काम अगर हमारे शहर के रह गए हैं तो इंशाअल्लाह ताला उसे काम करने में हम सबको ताकत मिलेगी, हम सबको एक मजबूती मिलेगी, हमारे शहर का और विकास का काम बढ़ेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सोमवार 20 तारीख को आपका अपना कीमती वोट वैशाली दारेकर को दे करके आप डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को ही नहीं बल्कि इंडिया अलायंस को मजबूत बनाइए। यही शमीम खान आपके बीच में अपील करने आया है। अगर मुझे कहने में कुछ गलती हुई हो उसके लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन हमारा एक एक वोट वैशाली दारेकर को इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हमारे दरमियान हमारे बड़े भाई सीनियर लीडर सिराज डोगरे साहब, इमरान सुरमे साहब भी तशरीफ लाए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं, दिल्ली पर तख्त पर जो बैठे हुए लोग हैं वो ये बार बार कहते हैं आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी। तो एक शेर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या हम आतंकवादी हैं मैडम? क्या मुसलमान आतंकवादी हैं? मैं एक बात शेर कहना चाहता हूं कि आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, और इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। मैं बहुत ही हमारे बड़े भाई समाजवादी के युवा नेता फात भाई को आवाज दूंगा माइक पर आने के लिए। जोरदार तालियां बजा करके इस्तेकबाल करें दोस्तों, एक जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजा करके इस्तेकबाल करें दोस्तों। हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में कहीं, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज मुमरा कौसा की महान जनता, और आज मैं महान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं जब से मुमरा कौसा बना है तब से लेके आज तक कभी उसको पाकिस्तान का नाम दिया जाता है, कभी आतंकवादियों की सरगाह कहा जाता है, लेकिन आप लोगों ने हमेशा इस बात का सबूत दिया है कि आपकी वतन की मोहब्बत, इस संविधान में आपका विश्वास किसी और भारतीय नागरिक से कम नहीं है। चाहे वो CNRC का दौर हो, मुझे याद है ऐसा कोई कोना नहीं बचा था मुमरा कौसा का जब मैं आया करता था जहां पर उस संविधान को बचाने के लिए आवाज उठाई ना जाती हो। कुछ नादान लोग हैं, उनको इतिहास की कम समझ है
क्योंकि ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ने वाले लोग हैं, ये कभी स्कूल नहीं गए हैं। इनको अंदाजा नहीं है कि मुमरा बना क्यों। कभी भी एक मुसलमान अपने शौक से पतली गलियों में रहना पसंद नहीं करता। कभी भी एक मुसलमान गंदे इलाकों में रहना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुसलमान का तो आधा इस्लाम आधा ईमान ही सफाई होती है। उनको मजबूर किया जाता है ऐसे इलाकों में रहने के लिए। ये एक प्रोसेस है। अगर मैं आपको अमेरिका का भी एग्जांपल देके बताऊं तो अमेरिका के अंदर पहले दंगे कराते हैं। दंगे कराने के बाद जो काले लोग होते हैं, काली चमड़ी के लोग, उनको एक इलाके में धकेला जाता है। बॉम्बे के अंदर भी दंगे कराकर मुमरा और भिवंडी बनाई गई। क्यों बनाई गई? क्योंकि जब एक हिंदू और एक मुसलमान जब एक साथ रहता है तो सरकारें पॉलिसी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। हमको एक कोनों में धकेल दिया जाता है, फिर वहां की सड़कें नहीं बनवाई जाती, वहां की सड़कें नहीं बनवाई जाती, वहां स्कूल नहीं दिए जाते, वहां एटीएम नहीं लगते, और आसान हो जाता है लोगों को बदनाम करना कि ये सब लोग तो एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो राज ठाकरे जी, अगर आप बाल ठाकरे साहब के सही में भतीजे होते तो आप इस तरह के इल्जाम नहीं लगाते और कुछ अपने बड़े भाई उद्धव ठाकरे से भी सीखते कि आज जब हिंदुस्तान अपने इतिहास के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जब दो लोग जिनको हम रंगा बिल्ला बोलते हैं, वो रंगा बिल्ला है। और आपने किसी ने धूम पिक्चर देखी है? धूम पिक्चर में चोरी दिखाते थे, कहीं से वो ऋतिक रोशन हीरे निकालता था, कभी आमिर खान था उसमें, उससे पहले जॉन इब्राहिम था। तो ये जो तीनों लोग हैं ना, मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, ये तीनों के तीनों धूम पिक्चर के कैरेक्टर हैं। पूछो कैसे? इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर आके संविधान की आंखों में लाल मिर्च डालकर शरद पवार जी से, जिन्होंने पूरी जिंदगी की मेहनत की, उनसे उनके हाथों की घड़ी छीन ली। बाला साहब ठाकरे के बेटे, आज उनको आप नकली ठाकरे बोलते हैं, उनके बेटे से उनकी तीर कमान छून ली। तो सोचो ये कितने बड़े चोर हैं। धूम पिक्चर की चोरी अच्छी थी या ये वाली चोरी अच्छी है? वो तो फिर भी फिल्मों की कहानी थी। इन्होंने तो मीडिया को खरीद के, इन्होंने तो अखबारों को खरीद के, इन्होंने सारी संस्थाओं को चोर के एक ऐसी चोरी की है जो महाराष्ट्र की जनता, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम लेवा हैं, उन्होंने कभी भी किसी तरह की चोरी को बर्दाश्त नहीं किया है। और आने वाली 20 तारीख को हमारी बहन जो यहां बैठी हैं, उनके मशाल के निशान पर बटन दबाकर आप लोग इस बात का जवाब देंगे कि जब जब जुल्म हुआ है, जब जब इस देश के अंदर तानाशाह आए हैं, तब तब ऐसे लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने ना अपनी जानों की परवाह की, ना अपनी माल की परवाह की, और निकल गए। और ऐसे निकले कि इन लोगों को दोबारा, इनके चूहे ये सब के सब, मैं सच बता रहा हूं आपको। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से आपको आरएसएस की नफरत विचारधारा वाले लोग कितने दिखने लगे हैं। मेरे वालिद जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, वो मुझे अक्सर कहते हैं कि फहद, आरएसएस के लोग चूहे होते हैं। जैसी इनकी सरकार आती है तो बिलों से बाहर निकल जाते हैं। एक बार इनकी सरकार गई है, दोबारा के दोबारा चूहों की तरह बिल में घुस जाएंगे। तो आप लोग दोनों हाथ उठाकर इस बात का जवाब दीजिए, जब आपके देश के संविधान खतरे में है, जब एक हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है, जब एक नौजवान को नौकरी नहीं दी जा रही है, जब मणिपुर के अंदर महिलाओं को उनके कपड़े छीन के, कपड़े फाड़ के सड़कों पे घुमाया जा रहा है, जब महाराष्ट्र के अंदर धूम पिक्चर के नाम पर घड़ी और तीर कमान के निशान को छीना जा रहा है, जवाब दीजिए दोनों हाथ खड़े करके, क्या 20 तारीख को आप इन चोरों को जवाब देंगे या नहीं देंगे? पीछे तक आवाज आनी चाहिए, क्या आप जवाब देंगे या नहीं देंगे? और मैं जानता हूं, मुझे कोई शक भी नहीं है इस बात का कि मुमरा का एक एक वोट मशाल को पड़ने वाला है। मुझे बिल्कुल शक नहीं है। मैं खुद मानपुर शिवाजी नगर में अबू आसिम आजमी साहब के द्वारा मैं उनका यहाँ रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पैर का ऑपरेशन हुआ है, शायद आप लोगों ने देखा हुआ, तो वो जहां मीटिंग में नहीं जा पा रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि अपना पैगाम अबू आसिम आजमी साहब के दे के आओ। हमने कसम खाई है, लेकिन एक शिकायत है मुमरा वालों, जो मानपुर शिवाजी नगर वालों से भी है, आप लोग वोट कम डालते हो। आप लोग वोट कम डालते हो। अगर इस बार भी आपने कम वोट डाला
तो आने वाली आपकी जो नस्लें हैं वो आपको माफ नहीं करेंगी। एक ऐसे दोराहे पे हिंदुस्तान हमारा मुल्क एक ऐसे दोराहे पे खड़ा हुआ है। अगर आपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथों पे जाके इन रंगा बिल्ला को अगर जवाब नहीं दिया, और नौटंकी एक नंबर के नाटक करने वाले लोग, देखो पीछे से इशारा आ रहा है तो मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे नेता हैं, मैं समझ भी सकता हूं कि सबकी मजबूरियां हैं। एक नंबर के नौटंकी। पहले क्या बोलते थे बीच बीच में, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, बोलते हैं ना बीच बीच में कि यहां से कोई मुझ पे अटैक कर सकता है। तो मैं सोचने लगा यार, ये पापा तो जो है दुनिया भर की वॉर रुकवा देते हैं, इनसे अपनी जान नहीं बचाई जा रही है। फिर मैं सुना, अरे ये कुछ और बोल रहे हैं, इनकी जान कुर्सी में है और इनकी कुर्सी को खतरा है। और जब ये बोलते हैं कि मेरी जान को खतरा है तो इनकी जान को नहीं, इनकी कुर्सी को खतरा होता है। और मुझे कभी कभी लगता है कि इस देश का, और कुछ अच्छे फायदे भी हैं इनके, कम से कम लोग पढ़ना लिखना सीख गए। जब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फेमस हुई है ना, अब कोई फेक न्यूज आती है तो लोग चेक करते हैं, अरे यार हर लिंक का मतलब सच्चाई नहीं होती। तो आखिर में आप वादा करो इस अपने छोटे भाई को, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूं, पूरे हिंदुस्तान की 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, आज एक एशिया के सबसे अच्छे संस्थान से पीएचडी कर रहा हूं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको ये बात बता रहा हूं, कोई डराने का काम नहीं कर रहा हूं मैं आपको। कुछ लोग आते हैं आपको डराते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन आपके बच्चों के मुस्तकबिल को खराब करने के लिए ये हर कोशिश करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इनके मंसूबों पे पानी फेर दें, अगर आप चाहते हैं कि संविधान को ना बदला जाए, अगर आप चाहते हैं इन चोरों को जवाब दिया जाए, तो वोट तो आप देने वाले हो। मैं वोट नहीं मांग रहा हूं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा देना। बढ़ाएंगे या नहीं? दोनों हाथ फिर से खड़े करके बताओ, कौन से हाथ से वोट डालेंगे? सीधे बाएं, दोनों हाथ से मत दबा देना, वोट खराब हो जाएगा। तो जब तक वीवीपैट पे मशाल का निशान ना दिख जाए, तब तक पोलिंग बूथ छोड़ना नहीं है, क्योंकि इनकी धूम की चोरी का भरोसा नहीं है, ये ईवीएम की भी चोरी कर लें। भाई चोरी में माहिर है जो आदमी बाला साहब ठाकरे की जिंदगी भर की मेहनत चुरा सकता है, जो शरद पवार साहब की जिंदगी भर की मेहनत चुरा सकता है, उसका क्या भरोसा वो ईवीएम भी चुरा ले। और उसके बाद ईवीएम की, शमीम भाई ईवीएम की रखवाली करा लेना। मैं ये नहीं कहता हूं कि ईवीएम खराब है या क्या नहीं है, लेकिन आप लोग, जितेंद्र अवार्ड साहब, मुझे उम्मीद है कि इस तरह से बंदोबस्त कराएंगे कि हमारी ईवीएम की रखवाली हो। आखिर में इस शेर से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये हो गए, मैंने तो शुरू में भी बोला था, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं, और सरे महफिल जो निगाहें मुझ पे पड़ती हैं, निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूं, और जरा हट के चलता हूं जमाने की रिवायत से कि जिन पे बोझ में डालूं वो कांधे याद रखता हूं। ये वादा करके जा रहा हूं, अगर वैशाली ताई के लिए वोट आज के आपके बीच में अगर हम समाजवादी पार्टी मांगने आई है, अगर कल कोई ऐसा काम हुआ जिसमें मुमरा वालों को तकलीफ हुई, तो हमारे अध्यक्ष मन्नान भाई यहाँ बैठे और समाजवादी पार्टी अपना झंडा गाड़ के वो तमाम परेशानियों को हल करने का भी काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद आंदोलन सम्राट जनाब सैयद अली अशरफ साहब को मैं माइक पर आने की दावत देता हूँ। इस शेर के साथ भाई साहब आगे बढ़ो, सैयद भाई संघर्ष करो, उदय साहब संघर्ष करो, राहुल गांधी जिंदाबाद, अवार्ड साहब संघर्ष करो। जो आज साहिबे मसलत है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हम तुम्हारे साथ हैं। स्टेज पे बैठे हुए हमारी कल्याण लोकसभा के उम्मीदवार डायरेक्टर राणे मैडम,
स्टेज पे डायस पे बैठे हुए सभी सम्मानित नगर सेवक, नगर सेविका, पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और आप पार्टी के तमाम मान्यवर, हमारे मुमरा के नौजवान लीडर शानू पठान साहब, हमारे कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान साहब और ये मजमा कसीर, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। थाना की बात, सब बात शानू ने बता दिया कि स्टेज पे कौन था, मुमरा के कितने नगर सेवक थे, क्या क्या कहा गया, क्या क्या सुना गया, सारी बात शानू ने रख दिया है। उस पे न जाते हुए डिटेल तो मालूम पड़ गई है, सारे शहर को मालूम पड़ गया है कौन किसके साथ है, कहाँ क्या कौन क्या कर रहा है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। 3 किलोमीटर का शहर है, सब रात 12 बजे सबकी खबर आ जाती है। अब रहा सवाल, ये मुल्क का इलेक्शन है, हमारे हिंदुस्तान की मुकद्दर लिखने वाला है। एक तरफ तमाम दल जो प्रधानमंत्री के साथ हैं, एक तरफ इंडिया अलायंस है। मैंने हमेशा कहा, जब भी तकरीर किया हूं तो मैंने कहा है कि हमेशा पार्लियामेंट का जब भी चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं हमारे हलकों से पोलिंग कम होती है। मैं फिर एक मर्तबा याद दिला देना चाहता हूं कि 77,000 वोट हमारे शहर में मौजूद थे और वसंत डावकरे साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस से लड़ रहे थे। अगर 22,000 शानू 21,000 वोट अगर हम उस वक्त निकाल दिए होते तो ये सेट सेकुलर सीट हो जाती थी। अब एक मौका मिला है, जो हालात चल रहे हैं, मैं ये जितने मजमे में लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं एक मर्तबा सब लोग हाथ उठा के ये बोल दे कि 20 तारीख को हम सब लोग रोड के पर रहेंगे और लोगों से वोट निकलवाएंगे। मैं चाहता हूं कि सब लोग हाथ उठा दें, और अगर इतने लोग इंशाअल्लाह ताला वोटिंग करवा दिए तो इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट की सीट हम जीतेंगे और युवराज साहब घर जाएंगे। कि मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं। राज ठाकरे साहब आए कलवा के अंदर, उन्होंने जितनी भाषा बोलने का था सारी भाषा उन्होंने बोला। मैं अब एक बात पूछना चाहता हूं कि इंजन तो लगभग खत्म हो चुका है, इंजन में कोयला भी खत्म हो गया, डीजल भी खत्म हो गया, अब खाली इंजन बचा है। तो इंजन को हर 5 साल में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी खरीदती है। पिछली बार हम लोग की तरफ से थे तो लाओ रे वीडियो, लाओ रे वीडियो, लाओ रे वीडियो, और अब की बार पहुंच गए मोदी जी के पास, सौदा तय हो गया। तोड़ पानी का धंधा ही है, पार्टी चल नहीं रही है, काम करने का नहीं है। एक जादू आता है, मुमरा की पहाड़ी पे दरगाह ढूंढने लगता है, एक ये आते हैं कलवा के अंदर। तो जिस उम्मीदवार के प्रचार के लिए आप कलवा आए थे, अगर मुमरा आतंकवादियों का शहर है और यहां आतंकवादी रहते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले ले, मुमरा से आपको एक कोड भी नहीं मिलेगा। है हिम्मत आप में? लोकतंत्र में इस तरीके की बात नहीं की जाती है। आप अपनी बात रखिए। चोर चमार आतंकवादी हर जगह पकड़े जाते हैं, क्या क्राइम खाली मुमरा में होता है? जहां मुख्यमंत्री का बंगला है वहां पे भी औरत जलाई जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 35 साल की
जिंदगी के अंदर एक चीज देखा हूं, हमेशा मुमरा के लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि जब जब कोई बात होती है तो सबसे बड़ी तौहीन मुमरा के ऊपर लगाई जाती है। आतंकवादी पकड़े गए, आप लोगों को स्टेज पे बता देना चाहता हूं, हमारे सरदेसाई साहब, मुमरा में एक मरतबा आतंकवादी के एक कमिश्नर को कमिश्नर बनने का था, क्या नाम था उनका, कनु रघुवंशी, रघुवंशी के पहले एक कमिश्नर साहब को मुंबई का कमिश्नर बनना था। हमारे साथ अन्याय क्या होता है सरदेसाई साहब सुनिए, तिंगारी साहब को मुंबई कमिश्नर बनना था, पैनल में सेट नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने वफा पार्क के अंदर 4 कश्मीरी लोग थे, वॉचमैन थे, वॉचमैन मुंबई लगे 4 वॉचमैन थे, उनको पकड़ा गया, घोड़बंदर दिखाया गया, उनके साथ ये बताया गया कि ये कश्मीर से आर्म से नेगोशिएशन निकलते थे और मुंबई को दहलाने वाले थे। उसके बाद उनका ट्रायल शुरू हुआ। आपको मैं बताऊं, अफसोस होता है कि उनका पैरोकार एक जैन था, हिंदू था, जो सेब वो लोग लाते थे, वो सेब बेचने का काम करता था नवी मुंबई मार्केट के अंदर, और उनकी जमानत लेने वाला हिंदू, उनके ऊपर कोई केस सिद्ध हुआ नहीं, लेकिन मीडिया ने छाप दिया मुमरा आतंकवादियों का शहर है। मैं उन मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम आरोप लगाते हो तो जब वो निर्दोष होता है तो क्यों नहीं आप लगाते कि मुमरा बहुत अच्छी जगह थी। एक पुलिस कमिश्नर को मुंबई पुलिस कमिश्नर बनना था और उसने इस वजह से मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम लगाया। 400 धर्मांतरण मुमरा में हुआ, 400 धर्मांतरण। सरदेसाई साहब, मैं आपको फिर बोलता हूं, 400 धर्मांतरण की रिपोर्ट आई। महाराष्ट्र को चुनाव के लिए गर्म किया गया, हमने यूपी पुलिस को नोटिस भेजा, एडवोकेट जलील यहां मौजूद है, मालूम पड़ा मुमरा में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ, सिर्फ एक पोर्टल के ऊपर लिख के लगाने के लिए और मुमरा को बदनाम करने के लिए हमेशा एक साजिश चली गई। दोस्तों, मैं आपसे एक बार तो अपील करना चाहता हूं कि अब की बार इसका बदला निकाल लो, बहुत हो गया। जिसको देखो नेतागिरी करने मुमरा में आ जाता है और मुमरा को बदनाम करने का काम करता है। एक मरतबा इस पार्लियामेंट को पलट दो, अपने आप होश ठिकाने आ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी गलती हमारी है कि हम पार्लियामेंट में वोट ही नहीं करते, कारपोरेशन में करेंगे, असेंबली में करेंगे, हम पार्लियामेंट में क्यों नहीं करते वोट। आज हमारी इतनी तंजीमों ने मेहनत किया, सारे लोगों ने मेहनत किया, तो ये हाल है। मैं बोलता हूं कि अगर आप लोग ने 85% पोलिंग कर दिया, यकीन मानो चुनाव हम जीत जाएंगे, और नहीं तो अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे आप लोग। इतनी बड़ी लड़ाई मुल्क के अंदर चल रही है, एक झूठा इंसान झूठ के इंतहा को पार कर दिया। कर्नाटक जाता है 1 नंबर, राजस्थान जाता है 1 नंबर, यूपी जाता है 1 नंबर, महाराष्ट्र में आता है 1 नंबर। अरे जब सब 1 नंबर हो गया तो बचा क्या। तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे क्यों रखे हो। अरे बना मनमोहन सिंह कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने वाला प्रधानमंत्री। यहां हमारी बहनें बैठी है ना, खास करके मैं महाराष्ट्रियन मुसलमानों के अंदर भी मंगलसूत्र का रवाज शुरू हो चुका है। पहले मुसलमान मंगलसूत्र नहीं पहनते थे, लेकिन अब ट्रेडिशनली चूंकि जिस स्टेट में रहते हैं उसकी कुछ न कुछ चीजें को एडॉप्ट किया जाता है, तो आज हर आदमी मंगलसूत्र बनाता है। मैं पूछना चाहता हूं यहां से वहां तक की औरतों को और स्टेज पे बैठी हुई हमारी बहन नगर सेविका, नगर सेवक और सब लोगों को पूछना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी थी तो सोना 27,000 में था, और आज बताओ उसका रेट क्या है, 73,000। मोदी अच्छे कि हमारे सरदार जी प्रधानमंत्री अच्छे। हमारी सोच गरीबों को बाहर निकालने की है, ना कि गरीबों को 5 किलो राशन पे रखने की है। दोस्तों, सोचना है आपको
आप देखिए कि मुल्क के हालात क्या है। लास्ट स्टेज जो होती है कहानी की, जो एंड होता है इस देश में, भाजपा और उसके अनट दल जो है वो आखिर में एक ही नारा लगाते हैं, हिंदू मुसलमान। पाटिल साहब, हिंदू मुसलमान। फिर हिंदू मुसलमान से थोड़ा बीच में पहले राउंड में मंगलसूत्र, ड्रेस, यूनिफॉर्म, सिविल कोड। अरे मैं तो बोलता हूं लागू करो। इस देश में 3000 जातियां हैं, 3000 जातियों के उसके अंदर अलग अलग ट्रेडिशन है। महाराष्ट्र में अलग शादियां होती है, कर्नाटका में अलग होती है, उत्तर प्रदेश में अलग होती है। कहां पहले घड़े से शादी करता है, तब औरत से शादी करता है, आदिवासी पेड़ से का शादी करता है। आपने सुना होगा ना, सलमान खान को धमकी आई थी विष्णोई समाज की, तो विष्णोई समाज में जो है हिरण को भगवान माना जाता है। इसी तरीके से जब कॉमन सिविल कोड की आप बात करते हो तो हिंदुस्तान के अंदर 4000 जातियां हैं। आपको इतना नंगा करके मारेंगे, इतना नंगा करके मारेंगे कि आपके भाजपा का पूरे देश से सब पूरा काम साफ हो जाएगा। लागू करो। सिर्फ मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को एकजुट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इस तरीके की बात की जाती है। उसके बाद पाकिस्तान, ये तो माशाल्लाह हमारा परम, अरे यार हेलो, अजान की आवाज है पक्का है। हो गई हो गई। इसके बाद पाकिस्तान तो हमारा फेवरेट है भाजपा का। जब लास्ट में कुछ नहीं बचता है, जब उन्होंने फर्स्ट फेज में देखा कि चुनाव हमारे हाथ से निकल रहा है, दूसरा फेज देखा, तीसरा फेज देखा, पहले फेज में चुपचाप थे, उसके बाद सीधे मुसलमान पे आ गए। और अभी देखिए परसों बनारस में रो रहे हैं कि मेरे चारों तरफ मुसलमान रहते थे, खाना घर में नहीं था, खाना भी हमारे घर में वो भेजते थे। इससे बड़ा झुट्टा और इससे बड़ा मक्कार और इससे बड़ा एक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। मैं शानू एक चीज बताना चाहता हूं,
एक आदमी 50 साल का है, शमीम भाई, एक आदमी 50 साल का है, राहुल गांधी 50 साल का है, जवान है, आधी उम्र में है। उसने देखा कि समुद्र में उसने नाव के अंदर जा रहा था और उसने अपने स्टूडेंट के साथ कूदी मार दिया और पानी के अंदर ड्राइव किया, तो इनको परेशानी हो गई, ये परेशान हो गए कि साला ये क्या है कि राहुल गांधी तो कूदा है तो आगे निकल रहा है मेरे से, तो ये हाथ में पाइप, मुंह में पाइप लेके दर्शन करने समुद्र के अंदर चले गए। अरे बूढ़ा बूढ़ा होता है, जवान जवान होता है, नौजवान नौजवान होता है। अब ये देश की भाग दौड़ नौजवान के हाथ में देने दो, तुम्हारी घिसी पिटी। दूसरा 75 साल का आउट, मैं 75 साल का इन। आडवाणी जी की जिंदगी खराब, मुरली मनोहर जोशी की जिंदगी खराब, कल्याण सिंह की जिंदगी खराब, लेकिन मैं रहूंगा। ये कौन सी राजनीति चल रही है देश के अंदर? और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुल्क के अंदर इतनी बड़ी महंगाई हो गई और मुल्क जो है उनकी फिलॉसफी को सुनता है। कभी बोलते हैं गैस के अंदर वो नाले के अंदर पाइप डालो और पाइप डालने के बाद जो है उसके अंदर निकालो, गैस बनाओ, वो दे देते। कभी ये देते क्लाउड है, क्लाउड। मैंने कहा कि क्लाउड के अंदर थोड़ा चांस है और उसके अंदर घुस के फ्लाइट में वो बम मारा जा सकता है। अरे तो एयरफोर्स काय को रखी है? एयरफोर्स में नौकरी करते थे क्या? तुमको मालूम है क्या एयरफोर्स क्या है? बहरहाल मैं ज्यादा ना बोलते हूँ क्योंकि बहुत से लोग अभी हैं और मेरे ख्याल से सुप्रिया ताई और जयंत पाटिल साहब और हमारे अवार्ड साहब रास्ते में बस आते ही होंगे, तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ एक मरतबा आप लोगों से हेलो, क्योंकि अजान का मामला रहता है हमारे यहाँ तो रुकना पड़ता है। अब ज़्यादा ना बोलते हुए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, एक चीज़ कहने जा रहा हूँ कि लोग जो डराते हैं ना हमको, चालू भाई हमको डराया जाता है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, मोदी आ जाएगा तो ये कर लेगा, वो कर लेगा। अरे 10 साल से तुमको देखा है और 10 साल देखने की ताकत है। हम ईमान वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के सामने सजदा करने वाले, किसी के बाप को हम लोग डरते उड़ते नहीं है। और ये डराओ ही मत हमको, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं महंगाई बढ़ेगी तो 100 करोड़ 120 करोड़ लोगों को पहले इफेक्ट पड़ेगा,
फिर 20 करोड़ हमारे ऊपर आएगी। तो हम ये महंगाई इससे डरने वाले नहीं है, लेकिन देश के उसके लिए हम चाहते हैं कि ये बदला जाए। और मैं एक मरतबा फिर पूरे मुमरा से पत्रकारों को बोलता हूँ, कुर्सी पूरी भरी हुई है, जरा उधर मार लो, नहीं तो बाद में बोलेंगे खाली थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक मरतबा आप लोग हाथ उठा के हमारे सारे पत्रकारों को दिखा दो कि पूरा मुमरा एक है और 2 लाख से जिता के भेजेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं अब आवाज दूंगा इम्तियाज खान उर्दू साहब को, लेकिन वो अपनी बातों को 5 मिनट के अंदर रखें। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। वो जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। और सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो। सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। 1-2 जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी, और दर्द बेचारा परेशान है कि आखिर कहां से निकले। अभी सैयद, हमारे बड़े भाई सैयद अली भाई अशरफ साहब, जिन्होंने सारे उन पहलुओं को आप तक रख दिया, मैं उसके बरक्स आपको वो कुछ शक्ल दिखाना चाहता हूं इस मुल्क में जो माइनॉरिटीज के साथ, अकलियतों के साथ, जिन सौतेले रवैये के साथ हम जीते आए हैं। ये सांस यूं ही नहीं घुटन में है। इस इलेक्शन में जिन 10 सालों की सरकार ने अपने हजारों झूठे वादों के साथ उस यकीन को कि सबको सम्मान के साथ, इज्जत और वकार, आबरूओं की हिफाजत के साथ हम गवाही देते हैं कि यह मुल्क सही हाथों में होगा। लुटती रही इज्जतें, कठुआ से लेकर उन महिलाओं के, चाहे उन लोगों के जो किसी धर्म के नाम पर, कहीं गिजा के नाम पर, कहीं उन साधुओं को जिनके साथ जुल्म और बर्बरियत का अपना मुजाहरा किया गया। ये वाकयात यूं ही नहीं पैदा हुए, ये एक साजिश है। वो चाहते हैं, जमाना चाहता है कि आप जहालत के अंधेरों में डूब जाए। उन साजिशों के तहत हमें उन मायूसियों के दलदल में ढकेलने की साजिश की गई। ये हमें बताया गया कि हम कम पढ़े लिखे लोग हैं। वो विरासत जो तालीमी इदारों की, जो बड़े बड़े अदारे जो इस मुल्क के अंदर हमारे बुजुर्गों ने अपने खून और पसीनों के बुनियाद पर, वो कॉलेजेस, वो यूनिवर्सिटियां जो चंदों के पैसे से बनाई थी, आज उसको भी बंद करने के कागार पर इन लोगों की पिटीशन दायर। चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की बात करो, जामिया मिल्लिया की बात करो, दीगर वो तमाम जो मुसलमानों से वाबस्ता तालीमी मराकिज हैं, ये आपको आने वाले कल की नस्लों से आपको जो है जाहिल और आपके हकूक को छीनकर बेबस और लाचार कर देना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले हमारे इस मुल्क के वजीर आजम, जो खुद को बड़ा शाह कहते हैं, उन्होंने कहा था कि इस मुल्क के अंदर घुसपैठियों की बात की थी। उन घुसपैठियों की बुनियाद पर उन्होंने अकलियतों को गाली दी थी। कहा है वो माननीय सम्मान्य इलेक्शन कमीशन के रूल्स, क्या एक जाति को गाली देना, उसको घुसपैठिया कहना, कपड़ों से पहचानने की उनकी दी हुई उन जुमलों को, क्या ये उस दायरे में नहीं आते हैं? हम ये सवाल करते हैं। हम इस मुल्क के अमन पसंद शहरी है। जब देखे 3 चरण होने के बाद उनको जो मौजूदा उनके नफरत के जो फैलाए हुए जाल को
जब टूटता देखा तो वो आंसुओं पर आ गए, उनके आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा कि मैं इस कौम से वाबस्ता रखता हूं और मेरे बहुत पुराने इनसे रिश्ते हैं। किस किस से रिश्तों की बात करोगे? सच बोलिए। मैं इसीलिए उसके फन की कद्र करता हूं। वो झूठ बोलता है और आंसू निकाल लेता है। ये मुसलमानों के साथ सौतेला सुलूक, हम किसी गैरों के रहम करम पर जीने वाले लोग नहीं है। याद रहे, हमारे दिलों में कलमा तौहीद ये गूंजता है, हमारे सांसों में। ये खुदा की दी हुई नेमत इस मुल्क के, इससे मिट्टी से जो हमारी निस्बत, जो मादर वतन है, हम इसमें अपनी जानों को कुर्बान करने वाले लोग हैं। हमें किसी भी सबूत की जरूरत नहीं कि जो रह गया है, ये जो इन लोगों के ये तरह तरह के बदलते हुए वादे, ये हमें एहसास दिलाते हैं, हमें बेवकूफों में शुमार करते हैं। अब और चुप रहने को तैयार नहीं है हम लोग। आदमी है, इंसान है, हैवान नहीं है हम लोग। और ये धूप और छांव का जादू न चलाओ हम पर। चढ़ते सूरज के परस्तार नहीं है हम लोग। यह हमारे वजूद का एहसास है। एक शख्स जो अपने इस मिट्टी से, अपने इस वतन से मोहब्बत करता है, उसे मालूम है कि 20 तारीख वो लोग सभा का वो सम्मानित उस अदल का उस चुनाव है जहां पर हमारे एक एक वोटों के जरिए हम ये सबूत देंगे उस इंसाफ पसंद लोगों के लिए जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो मोहब्बत की बातें करते हैं, और हमारा हर एक वोट नफरत के खिलाफ होगा। यही मेरा पैगाम है। और मैं एक बात सिर्फ कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं कि जाने जाते हैं इसी बात से हम किसी और की बोली नहीं बोला करते, बंद रखते हैं जुबान, लब नहीं खोला करते, और चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। और आज तो आप शीशे की तरह बोल पड़े, हम तो समझे थे कि पत्थर नहीं बोला करते। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, आभार इम्तियाज भाई। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि बीजेपी के वादे सच्चे नहीं हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इनके घर बच्चे नहीं हैं, ना मोदी का बच्चा ना योगी का बच्चा। अब इसके बाद मैं एक ऐसे नौजवान को दावत देना चाहता हूं जो कांग्रेस के थाना जिला के माइनॉरिटी के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वसीम सैयद साहब, इस आवाज के साथ कि हर जुर्म से लड़ने की एक आंधी बनाऊंगा, हर जुर्म से लड़ने की एक आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा, राहुल गांधी को बनाऊंगा। मैं बहुत ही मोहब्बत शख्सियत मेरे भाई शब्बीर खान साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। शब्बीर खान साहब। मैं रुका नहीं, मैं झुका नहीं। जरा गौर से सुनना इस बात को, क्योंकि जिस तरीके से मुझको नोटिस मिली थी और जिस तरीके से यहाँ आने के लिए रोका गया था, इसके लिए शेर है, उसके बाद मैं मेरी बात शुरू करूंगा। तो ये डायरेक्ट संदेश उन लोगों के लिए जिन्होंने ये कोशिश की थी। मैं रुका नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं रुका नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं मुहाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं अपनी ये बात इस शेर से इसके लिए शुरू करता हूं कि आपके सामने इस वक्त जो मजमुआ है, ये ऐसे लोगों का मजमुआ है, ऐसे लोगों का क्राउड है जिन्होंने ईमानदारी को चुना है। गद्दारों की टोली से हट करके ईमानदार की अगर एक अकेली फौज भी अगर रहती है तो गद्दार की पूरी टोली को इस बात से डर लगता है कि कहीं मैं उससे हार ना जाऊं। तो ये ठाटे महाता हुआ समुंदर इस बात का ऐलान करता है कि इस वक्त इंडिया अलायंस की जीत को कोई नहीं रोक सकता।
अब एक बात आपके सामने रखता हूं, ये इंडिया अलायंस, ये वो अलायंस है जिसके अंदर पीछे 2 फोटो आपको नजर आ रहे होंगे। ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन यहां बात करने के लिए आपके सामने मैं सिर्फ 2 लोगों का तस्करा करना चाहता हूं। सबसे पहला नाम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। कौन है ये अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल वो शख्सियत है जिसने ऐसे दौर के अंदर जब 100 रुपए की चीज को 1 लाख की बता करके लूट खसोट जारी थी, लेकिन एक ऐसा पुल बनाया जाता है जिसकी कीमत तो कई 100 करोड़ में होती है, लेकिन उससे कम कीमत के अंदर यह पुल बना करके आवाम को यह बताया जाता है कि हां, आज की तारीख में भी ईमानदारी की मिसाल जिंदा है। मेरी बात को समझने आपको घड़ी घड़ी बात ईमानदारी पर आ रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग आराम से सो चुके होंगे, थोड़ी नारेबाजी हो जाए मैं समझता हूं। तो वो एक नारा था, उद्धव बाला साहब ठाकरे के यहां पर सैनिक मौजूद है कि नहीं? जरा हाथ ऊपर उठाओ। उद्धव बाला साहब ठाकरे के सैनिक यहां पर हैं। तो वो जो नारा लगाए थे, 50 खोके, अरे आवाज ही नहीं आ रही है, वो तो वो लोग मजे कर रहे हैं, आप लोग कहां सो रहे हो? 50 खोके, 50 खोके, 50 खोके। ये बात सुनाओ उन लोगों को, क्या तुम गद्दार हो? समझो इस बात को कि तुमने गद्दारी की है। गद्दारी का इनाम क्या मिलता है बताऊं? तो सुनो गौर से। यहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, छोटे छोटे यहां के प्रचारक हैं, छोटे, इतनी हाइट होगी मेरे साथ, ज्यादा नहीं, बड़े तो मिल नहीं पा रहे उनको। छोटा नगर सेवक भी थोड़ा छोटा है, हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, सोच में छोटा है। वो आता है मुमरा की आवाम के सामने, या आप सबके सामने आता है, आपके सामने, और आकर के क्या बोलते, या उसके कारिंदे पकड़ लो टोपी लगाए हुए, थोड़ा कुछ और लगाकर भी आने वाले हैं, आपके सामने आकर के क्या बोलते हैं? हम मोदी के नाम पे वोट नहीं मांग रहे। क्या बोलते हैं भाई? बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम मोदी के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, फिर किसके नाम पे मांग रहे? तो सीएम का बेटा है छोटा, श्रीकांत शिंदे के नाम पे। बात बराबर है? बात समझने की, सुनो गौर से सुनो। जब ये आए तो उनको जवाब देना पड़ेगा। मोदी की सभा होती है, नरेंद्र मोदी की सभा होती है, भाई साहब ने बता चुके हैं कि 1 नंबर का क्या है वो। अरे भाई जागे हो कि नहीं जागे? नरेंद्र मोदी क्या है? अरे नरेंद्र मोदी क्या है? कि फिर से नारा लगाऊं? याद आया नारा? याद आया? क्या नारा था? नारा सुनो, नारा सुनो कि ये जो छुप छुप के समर्थन है, ये समर्थन नहीं चलेगा। समर्थन वो ही करे जो खुल करके बोले मोदी मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। अब क्या करेंगे भैया? यहीं से लेके जाने वाले। कहां है? कोई नोटिस वोटिस देने आया है? भाई अगर लेके जाओगे तो देखो इतने सारे लोग हैं, मुमरा पुलिस स्टेशन में जगह बाकी है क्या? देखो जरा। लेकिन सुनो, मैं बताना चाहता हूं, यही मोदी जिसने इनको लालच देख करके पार्टी खरीद लिया, जब कल्याण में सभा करता है तो क्या बोलता है? प्रत्याशी जो है उनकी पार्टी का नाम नहीं लिया, पहली बेइज्जती। दूसरी बेइज्जती, मेरे पास फोटोज है, आ जाना जिसको देखना है। दूसरी बार क्या बोलते हैं कि जब वो बयान करने आते हैं तो आगे से चिन्ह हटा लिया। बात जो है वो बहुत एकदम सीधी सी है। बहुत सारे लोग यहां पे बोलने के लिए, बात तो बहुत सारी करने की थी, लेकिन यहां एकदम आगे क्लियर बोल रहा हूं। लेकिन एक नारा फिर से लगाने दीजिए भाई साहब, एक नारा। अच्छा ठीक, छोटा सा नारा, क्योंकि सब सो रहे नजर आ रहे हैं। क्योंकि इसके बाद जो प्रत्याशी है जो हमारी वैशाली दरेकर का यहां पर जो अभी बयान होने वाला है, तो सबको जागना है। और कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, पूरे देश के अंदर जिस बात को लेकर के चले थे, जो नारा आगे बढ़ा था, जिसको जेएनयू के फहद हाशमी ने भी चिल्लाया था, मैं आप सबके सामने बोलता हूं, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा,
अरे प्यारी प्यारी, अरे प्यारी प्यारी, अरे डर गए क्या? अरे जोर से बोलो, हम लेकर आएंगे। जय हिंद। ज्योति ठाकरे मैडम से मैं निवेदन करता हूँ, हमारे शिवसेना की बड़ी नेता है, उपनेता है, वो स्टेज पे आए। और दूसरे मैं एक चीज ऐलान करना भूल गया था कि जिन जिन लोगों को नोटिस मिली है, बबलू शिमला, वसीम सैयद और तमाम सब लोगों को, इनके रिकॉर्ड को देखते हुए ये समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं और भूल से भी मैं कमिश्नर साहब को भी यहां से ऐलान कर रहा हूं, डीसीपी साहब को और एडिशनल लॉ एंड ऑर्डर को भी कर रहा हूं कि अगर आपने इनको छुआ, चुनाव 20 तारीख को होगा नहीं शहर में, इतना याद रखिएगा। सैयद अली अशरफ भाई साहब आगे बढ़ो। महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवराय, राष्ट्रमाता जिजाऊ, ज्ञानमाता सावित्रीबाई फुले, ज्यांनी तुम्हा आम्हा सगळ्यांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला, ते संविधान करते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पवित्र स्मृतीचरणी वंदन करते। पण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, या छत्रपतींच्या नंतर महाराष्ट्र भूतील प्रत्येकाच्या मनामध्ये ज्यांनी ताकद निर्माण केली ते हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, आणि त्याचबरोबर या भागात ज्यांनी शिवसेना फुलवली, बिंबवली, रुजवली ते धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्याही पवित्र स्मृतीचरणी वंदन करते। मुमरा वासियों सुनो, मैं पैगाम लेके आई हूँ और ये पैगाम है शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी का। यहाँ पे हमारे कल्याण लोकसभा में महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस की जो प्रत्याशी उम्मीदवार है, हमारी जो लोकप्रिय उम्मीदवार है वो वैशालीताई दरेकर राणे जी, इनके समर्थन में हम सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। क्या बोलते हैं ये लोग? इन्होंने 2014 में एक जुमला किया और हमें चूना लगाया। हमें पता था, हमें लगा था कि शायद अभी ऐसे होने वाला है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं पूछ रही हूँ मुमरा वासियों को, क्या आपके अच्छे दिन आए? बताओ, क्या आपके अच्छे दिन आए? 2014 में उन्होंने बताया था 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, क्या है? उन्होंने बताया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या दिया? उन्होंने बताया था कि उसी के साथ साथ आप हर घर को एक को घर देंगे, क्या आपको घर मिले? उन्होंने बताया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्या वो की? अभी देश के सामने जो बहुत बड़े सवाल है, उस सवालों पे हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। अभी प्रधानमंत्री केवल 4 मुद्दों में उलझे हुए हैं। पहला है मंदिर, दूसरा है मस्जिद, तीसरा है मुसलमान और चौथा जो है वो है मंगलसूत्र। लेकिन आप सभी को पता है, मंदिर मस्जिद के झगड़े लगवाते हैं ये लोग क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। आप मुझे बताओ, हमारे आवाम में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, अभी खतरे में भाजपा और गद्दार है कि नहीं? अगर वो खतरे में है तो उनको अभी डालना पड़ेगा नीचे और हमें ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा। हम खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब हमारी लोकतंत्र के लिए, हमारा संविधान बचाने के लिए हम आगे आएंगे कि नहीं आएंगे? वो खुद को बोलते हैं मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा। जनाब, ऐसे कैसे चले जाओगे? अभी तो हम आपका झोला भी देखेंगे क्योंकि उस झोले में आपने पीएम केयर फंड का पैसा डाला हुआ है, आपने उस झोले में उसी के हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा डाला हुआ है, आपने उसी झोले में हम गरीबों का खून चूस के जो पैसा इकट्ठा किया है वो डाला है। जनाब, हिसाब तो देना पड़ेगा, झोला लेके आप ऐसा ही नहीं जा पाओगे। और रही बात गद्दारों की, शिवसेना, इन 4 अक्षरों पर ये लोग खड़े हुए। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी थे, तब ये सब लोग औकात में थे। केवल यहाँ से नगर सेवक
केवल यहाँ से आमदार चुन के आए, लेकिन 2012 के बाद 2014 में ये गद्दार यहाँ से मिनिस्टर बने, गद्दार का लड़का यहाँ से खासदार बना। अभी ये गद्दारी नहीं चलेगी, ये गद्दारी हम नहीं सहेंगे। आप सभी को पता है कोविड काल में शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ने जो काम किया है, किसी भी तरह का भेद उन्होंने किया क्या? सभी आवाम को जैसे खुद के हमारे बच्चे हो इस तरह से पाला कि नहीं पाला? मोदी जी आप किस गारंटी की बात करते हो? अरे गारंटी तो वो है, हमें फक्र है हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी के सामने। इसलिए फक्र है क्योंकि उद्धव साहब के पास मुख्यमंत्री बनने का 0% अनुभव था, लेकिन इस 0% अनुभव के साथ उन्होंने कोविड काल में हमारे पूरी आवाम को 100% जीने जगने का, और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे अच्छी तरह से सुकून से रहे, इस पर्यंत के 100% गारंटी जिन्होंने दी उनका नाम है उद्धव बाला साहेब ठाकरे। मुझे बताओ आप मशाल के साथ हो कि नहीं? अगर आप मशाल के साथ हो तो आपके हाथ खड़े होने चाहिए। मुमरा की तमाम आवाम को ये ज्योति ठाकरे यहाँ से आह्वान करती है, अगर हम मशाल के साथ हैं तो हमारे हाथ ऊपर होने चाहिए। अभी मशाल जलेगी और गद्दार खत्म हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? अगर हमारा संविधान बचाना है तो इस क्षेत्र में हमें इस प्रकार का काम करना है। हमारी प्रत्याशी, हमारी इंडिया अलायंस की उम्मीदवार, महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार वैशाली ताई दलेकर निष्ठावान है। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। यहाँ जो हाव से हवस से लोग बैठे थे वो गद्दार बनके उस वहां पे चले गए, लेकिन फिर भी हमारे संविधान और लोकतंत्र बचाने की इस इंडिया अलायंस की पहल में आप सभी मुमरावासी साथ हो कि नहीं हो? अगर आप साथ हो तो चूकिएगा नहीं। 20 तारीख को ये जो मतदान है उसे दान कहा जाता है और ये दान सत्पात्री होना चाहिए, और इसीलिए अब की बार अगर चूके तो भाइयों बहनों सुनो, इसकी बार 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा। हम हमारा हक नहीं जता पाएंगे। अगर हक जताना है तो अब की बार मोदी, अब की बार भाजपा, अब की बार गद्दार। इसीलिए हम सभी को 2024 में हमारी उम्मीदवार वैशाली ताई दलेकर को चुन के लाना है। अभी 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है। सुनो, शायद ऐसा न हो मोदी जी आए और बताए भाई और बहनों ऐसे हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे बीच हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब तशरीफ लाए हैं, और सुप्रिया ताई जी, अनिल देशमुख साहब, हम सब लोग उमरा की जानिब से आपका इस्तकबाल करते हैं। अनिल देशमुख साहब का भी हम इस्तकबाल करते हैं और वैशाली दारेकर जी का भी हम इस्तकबाल करते हैं। लेकिन आप लोग प्लीज थोड़ा स्टेज कम कर दो, स्टेज की गर्दी बहुत ज्यादा हो चुकी है, थोड़ा खतरा है स्टेज के ऊपर। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा आकर के जरा स्टेज की गर्दी कम करवा दें। मैं अभी सीधा हमारी कैंडिडेट 2024 की कल्याण लोकसभा की हमारी कैंडिडेट जिसका निशान है मशाल, हम सबका निशान है मशाल, मैं सीधा ताई को माइक पे आने की दावत देता हूं। हमारे बीच हमारी कैंडिडेट वैशाली ताई। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा जरा साइड हो जाओ। एक जोरदार तालियों के साथ ताई का इस्तकबाल करते हुए। जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवप्रभूंना मी वंदन करते। भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना देखील अभिवादन करते।
हिंदुहृदय सम्राट सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांना मानाचा मुजरा. व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर व्यक्ती आणि माझ्यासमोर उपस्थित सर्व मुंब्राकर वासीय, सारी मुंब्रा की जनता को प्रणाम सलाम. मराठी नहीं हिंदी में ही बात करूंगी. मुझे पता है आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी मराठी. वैसे भी हिंदी अच्छा बोलेगी. मेरी हिंदी अभी सुधर रही है, दोनों में बात करती हूँ, कोई बात नहीं. अभी शानू भाई ने बोला है ना मराठी और हिंदी दोनों में बात कीजिए. शानू भाई बस एक कीजिए, आपका संघर्ष जो है ना वो भी मेरे साथ रहे, ज्यादा अच्छा होगा. शानू भाई ने अभी जब बात कही थी तभी उन्होंने बोला था कि कलवा में जो एक मीटिंग हुई वहां पे मंच पे कहा गया कि मुंब्रा वासी कैसे है भाई, अतिरेकी है, बोला ना टेररिस्ट है, ऐसे बोला गया. और सब मंच पे बैठे हुए जो नगर सेवक थे मंच पे बैठे जो नगर सेवक थे, भाई सुनिए तो, मंच पे बैठे जो नगर सेवक थे वो चुप थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं. क्यों नहीं बोला भाई? कैसे बोलेंगे? जिनके गले में पट्टा बांधा हुआ होता है, जिनके गले में पट्टा बांधा हुआ होता है उनको जब खींचा जाता है कि अभी भोग, तभी वो भोगता है. और जब बोलता है चल अंदर, तब वो चला जाता है ना. तो ये उनकी गलती नहीं है, उन्होंने पट्टा बांध दिया है. लेकिन हम सब खुले हुए हैं, हमने किसी का पट्टा अपने गले में बांधा हुआ नहीं है. और ये बात हम कह सकते हैं. महंगाई की मार हुई, दंगों की मार हुई, क्या क्या नहीं बोला. मस्जिदों पे लाउड स्पीकर मत लगाओ, लेकिन मुसलमान शांत रहा. क्या क्या बोले? दाढ़ी मत बढ़ाओ, मुसलमान शांत रहा. मुंब्रा के लोग टेररिस्ट है, मुसलमान शांत रहा. लेकिन अभी शांत नहीं रहेगा. कैसे शांत नहीं रहेगा? मुसलमान गद्दारों के खिलाफ है. क्यों खिलाफ है? गद्दारी कभी सहन नहीं की जाती, क्योंकि जिसका ईमान मुसल है वो मुसलमान है. जिसका ईमान कायम है, यही चाहिए मुझे, यही चाहिए. क्योंकि जिसका ईमान कायम है वो गद्दारी को कभी साथ नहीं देता है. हम भी कायम हैं हमारे ईमान से, इसीलिए निष्ठावान बोलते हैं ना, ये है हम कभी उनके साथ नहीं जाएंगे. हम कायम हैं हमारे निष्ठा से, हम कायम हैं हमारे पक्ष के साथ. इसलिए इस गद्दारों को हम मिटा के रखेंगे, इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे. आज तक इन्होंने जितने होर्डिंग लगाए हमारे पूरे एरिया में, इन्होंने सब होर्डिंग में जो काम दिखाए ना, वो काम प्रत्यक्ष जमीन पे कहीं नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देते. सिर्फ वो काम होर्डिंग पे दिखाई देते हैं, बताते ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं. और एक बात और है, मुंब्रा वासियों सुन लो, एक बात और है, इन्होंने एक भी काम ऐसे नहीं दिखाया जो मुंब्रा वासियों के लिए किया है. एक भी काम नहीं है, एक भी नहीं. आप जाके देख सकते, कुछ भी नहीं किया. ये पता है मुंब्रा वासियों को कि सारे काम किए वो आवार साहब ने किए, लेकिन इन लोगों ने एक भी नहीं काम किए. इन्होंने मुंब्रा में क्या, कल्याण लोकसभा में कहीं पे काम नहीं किए. इन्होंने सिर्फ क्या किया है, एमएमआरडी का फंड यूज करके कंक्रीट के रास्ते बनाए. वो एमएमआरडी का फंड भी जब महाविकास आघाड़ी का सरकार जब थी महाराष्ट्र में, तभी उद्धव साहब ने उस पर साइन किया हुआ था. अभी ये क्रेडिट ले रहे हैं झूठे लोग. अभी ज्योतिदाई ने कहा था ना, झोला लेके चले जाएंगे करके बोला है मोदी जी ने. ये अभी झोला, इनकी सब की झोली चेक की जाएगी.
तभी इनको भेजा जाएगा। इनको सबको जवाब देना पड़ेगा। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि सब अपने मेहमानों को भी यहाँ पे बोलना है और उनकी सबकी बातें मुझे भी सुननी है क्योंकि ये सब बुजुर्ग है और एक्सपीरियंस है। लेकिन मुमरा वासियों, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि आज तक मुमरा के लोगों पे जो जो लांछन लगाया है वो मिटाना मेरा काम है। मेरा एक दोस्त था जो मुझे एक बात बताई उसने कि भाई मुझे उसको क्रेडिट कार्ड लेना था। उसने फॉर्म भरा, ICICI का फॉर्म भरा, क्रेडिट कार्ड चाहिए था करके, लेकिन उसको दिया नहीं क्योंकि उसका एड्रेस था मुमरा, ऐसे उसका एड्रेस था। उसने मुझे बोला कि ताई मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने बोला क्यों? तो बोलते मैं मुमरा में रहता हूँ, ब्लैक लिस्टेड है। तो अब की बार मुमरा ब्लैक लिस्टेड नहीं होगा, वो मुझे पता है। तो ये मुमरा की पहचान हम सब लोगों को बदलनी है। उनको ऐसे लगता है क्योंकि वो वो लोगों को ऐसे बताते हैं कि मुमरा में ऐसा है, मुमरा में वैसा है, लेकिन जिस दिन से मैं मुमरा में आ रही हूँ तो उस दिन से मुझे मुमरा में इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि पूछो मत, मुझे बात भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं एक बात रखना चाहती हूँ कि जिस दिन उद्धव साहब जी ने मेरा नाम डिक्लेयर किया, मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूँ शिवसेना की, फिर भी मुझे मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। मुझे खुशी बहुत हुई, बहुत खुशी हुई। मुझे मेरी मम्मी की याद आई, मेरे पिताजी की याद आई, मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा। फिर भी मुझे रोना नहीं आया, मुझे ऐसे लगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि एक्टिंग नहीं आती ना, एक्टिंग नहीं आती। अभी मैंने देखा कुछ दिनों पहले मोदी जी ने तीसरी बार फॉर्म भर रहे, तीसरी बार, फिर भी आंखों में आंसू है भाई। बेचारे अपने अमिताभ बच्चन एकदम चुप हो रहेंगे, शर्म आती होगी कि भाई मैं भी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मोदी जी रोने की एक्टिंग तो बहुत अच्छी करे। मोदी जी, आपके आंसू तब कहाँ थे जब मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा किया जा रहा था? आपके आंसू कहाँ थे जब हमारी रेसलर बहनें वहाँ पे जंतर मंतर पर बैठी थी? आपके आंसू कहाँ थे जब सब औरतें वहाँ पे झगड़ा कर रही थी जंतर मंतर पे? वहाँ पे आपके आंसू नहीं आए। आपके आंसू कहाँ गए जब आप जसोदा बहन जी को छोड़ के चले गए, ऐसे ही बिना बात किए? इसलिए आपके झूठे आंसू आपके पास रखिए। अब हम लोगों ने तय कर दिया है, इस बार कल्याण लोकसभा में क्या जलेगी? मशाल। कल्याण लोकसभा में सिर्फ मशाल। तो मैं मुमरा वासियों को निवेदन करती हूँ कि ये 20 तारीख को सिर्फ मशाल पे वोट डालना और मुझे जिताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्ते। खूब खूब आभार ताई। इसके बाद मैं बेस्ट पार्लियामेंटर का अवार्ड मिलने वाले देश की बेटी सुप्रिया ताई को आवाज देना चाहता हूं। और आप देखो कि बाप के ऊपर जब कोई आजमाइश, कोई मुसीबत आती है तो बेटी किस तरह मुकाबला करती है, आप सुप्रिया ताई को देख लो। एक शेर के साथ मैं सुप्रिया ताई को दावत देता हूं कि अजल से रच गई है, कि अजल से रच गई है सरबुलंदी अपनी फितरत में, कि अजल से रच गई है सरबुलंदी अपनी फितरत में। हमें कटना तो आता है मगर झुकना नहीं आता। सुप्रिया ताई। हम सब वैशाली थे क्या ही कि हम सब यहाँ आए। हमारे सबके ज्येष्ठ मार्गदर्शक श्री अनिल देशमुख जी, जितेंद्र आवाड जी, वरुण, कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सब नेतागण, आज हम सबको यहाँ आने में दिक्कत हुई कि हम सब भिवंडी में
प्रचार कर रहे थे और भिवंडी से हम यहाँ आके बीकेसी जाना चाहते थे, लेकिन ट्रैफिक हुआ या पता नहीं क्या हो गया, लेकिन बीकेसी तो नहीं जा पाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी और आदरणीय पवार साहब जो भिवंडी से निकले वो भी अभी लेट पहुंचे बीकेसी। तो ये मैनेजमेंट गलती से लेट हो गया कि ट्रैफिक, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को भी शायद Z+ सिक्योरिटी है, फिर भी उनको इतना टाइम लगा। और मुझे आनंद है कि अरविंद केजरीवाल जी 20 दिन के लिए ही सिर्फ जेल के बाहर है, लेकिन हम सब के लिए वो यहाँ मुंबई उद्धव जी और पवार साहब के कहने पे आए हैं। मैं आम आदमी पार्टी की तहे दिल से आभारी हूँ कि वो सब हमारे साथ में है। और मैं अरविंद जी और आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता को बताना चाहती हूँ कि इस घड़ी में हम अरविंद जी के साथ हैं। हम लोग एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। और यहाँ भी मैं ताई का भाषण सुन रही थी। ताई, जो भी बदलाव आपने यहाँ देखा है वो सिर्फ एक ही आदमी की ताकत है, उस ताकत का नाम जितेंद्र आवाड है। ये जो रास्ता यहाँ बना है, यहाँ जो स्कूलें बनी है, यहाँ जो अस्पताल बनाए हैं, और मैं आपको बताऊँ ताई, यहाँ जब जितेंद्र जी चुन के आए तब एक ही बैंक थी पूरे मुमरा में। आज 13 कमर्शियल बैंक्स यहाँ खुली है, ब्रांचेस। तो कितना बदलाव यहाँ आया है। 13 ब्रांचेस खुली है, मतलब लोड शेडिंग भी खत्म हो गई। तो लोड शेडिंग मतलब बिजली आवाड साहब, पानी आवाड साहब, रास्ते आवाड साहब, सुरक्षितता आवाड साहब, शिक्षा आवाड साहब, अस्पताल, कब्रिस्तान नहीं, शुभ शुभ बोलो, कब्रिस्तान किसी को भी नहीं, सबको 100 साल जीना है, लेकिन फिर भी बना है। स्टेडियम, तो मुझे लगता है यहाँ से 1 लाख का तो लीड मिलना ही चाहिए। 1.5 लाख, मैं तो 1 बोल रही थी, 1.5 लाख। तो उद्धव जी को बोल दूं 1.5 या 2 या 1, पक्का 1 को डिसाइड कर। अच्छा लग 200। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं आप भी ये मीटिंग होने के बाद उद्धव जी को एक व्हाट्सएप भेजने वाली हूँ कि आप कल्याण, आप बाकी का देश देखिए, राज्य देखिए, कल्याण डोंबिवली हम आप पे छोड़ दीजिए, हम तो यहाँ से 1.5 लाख का लीड दे ही रहे हैं। और ये सिर्फ मेरिट पे काम हो रहा है। सिर्फ जितेंद्र आवाड जी को जो वोट प्यार आप सबने दिया है और उसके हिसाब से उन्होंने, पार्टी ने और उद्धव जी की सरकार, मुझे याद है जब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, ये बहुत जिम्मेदारी से उनको एक डिपार्टमेंट दिया था उनको। और मुझे अभी भी याद है कि ये जो पुलिस मुंबई में जो है ना, उस पुलिस वालों को घर देने का काम किसी ने किया है तो उस आदमी का नाम जितेंद्र आवाड है। हर पुलिस वाले को अच्छा घर मिले, हर गरीब को इस देश में, राज्य में, मुंबई में घर मिले, उसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी ने की है तो वो जितेंद्र आवाड जी ने की है। और वर्षाली ताई, आप मुमरा के चिंता ही मत करिए, आप बाकी के सब निर्वाचन क्षेत्र देखिए, आप 5 का सोचिए, ये 6ठा वाला हम लोग देख लेंगे। ये आप सबका प्यार है और विश्वास है। आज और जितेंद्र आवाड जी का, देशमुख साहब का भी भाषण सुनना है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि इस 2-3 महीनों में जिस तरह कांग्रेस के लिए जहाँ जहाँ हम लड़े हैं, जहाँ शिवसेना और कांग्रेस ने हम सबको जितनी ताकत दी है उससे ज़्यादा ताकत वैशाली ताई हम आपको मुमरा में देंगे। ये मेरा आपको वायदा है, क्योंकि हम आपने बहुत अच्छी तरह, मतलब जहाँ जहाँ एनसीपी का कैंडिडेट खड़ा रहा है, कांग्रेस का खड़ा रहा है, शिवसेना ने पूरी ताकत, भिवंडी में भी, वरुण ने आपको बताओ, भिवंडी में भी पूरी ताकत से शिवसेना हमारा साथ दे रही है। आप अगर 100 की स्पीड से भागेंगे, हम 110 की स्पीड से भागेंगे, क्योंकि ये रिश्ता, और उद्धव जी हमारे लिए बहुत बड़े नेता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज अगर आप देखें, टीआरपी वाले सारे चैनल वाले बैठे, उनको पूछिए, मैं टीआरपी देख रही थी कि अगर
बीजेपी के सबसे बड़े नेता का भी भाषण चल रहा होगा और उद्धव जी का भाषण शुरू हो गया तो उस वरिष्ठ नेता का भाषण बंद किया जाता है, उद्धव जी को दिखाते हैं। तो इस देश राज्य में आज उद्धव जी पे बहुत विश्वास है सबको और हमारी भी बहुत आकांक्षा है, अपेक्षा उनसे है, क्योंकि जिस तरह से वो लड़ रहे हैं इस देश में, जिस तरह से उनसे पार्टी निकाली गई, उनका सिंबल लेके गया, जो हमारे साथ हुआ वही उद्धव जी के साथ हुआ। और मुझे अभी भी याद है कि जब बाला साहब थे, मेरे लिए तो एक ही है, कोई असली नकली नहीं है, मेरे पास एक ही ओरिजिनल है, शिवसेना मेरे लिए एक है, ना असली है ना नकली, एक ही है। क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने शून्य से एक पार्टी निकाली और जब वो थे तब उन्होंने उनकी जो निर्णय लिया था कि बाला साहब के बाद पार्टी कौन चलाएगा तो उद्धव जी ही चलाएंगे, ये बाला साहब की इच्छा थी। तो आज जो कर रहे हैं कि हमारी है वो गाड़ी, वो किसी की नहीं है। बाला साहब को जिसने नेता माना उसको मानना ही पड़ेगा कि शिवसेना ओरिजिनल एक ही है और उसके नेता सिर्फ उद्धव ठाकरे जी है। तो मेरे ख्याल से आप बाकी का टाइम, अभी मशाल तो हमारी मिली है, मुझे अगर वरुण आपको शायद अच्छा ना लगे लेकिन मुझे पहले से यही अच्छा लगता है क्योंकि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया है। देखिए हमारे यहाँ हाथ है, एक हाथ में मशाल है और एक हाथ में तुतारी है और मशाल ये लेके और एक हाथ में तुतारी लेके हम सब महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए लड़ रहे हैं, इस गद्दारी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो और ये जो जितने यहाँ लड़के हैं वहाँ मेरी बहनें पीछे बैठी हुई है, बहुत बड़ी संख्या में महिला भी आई है और मेरा विश्वास है कि ये सारी महिला वोटिंग के दिन घर से बाहर निकलेगी। ये तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी, अपनी माँ बहन भाभी को सबको निकल के 20 तारीख को, और देखिए 1-2 दिन बारिश आ सकती है और बहुत बड़ी बारिश आए। मेरे यहाँ भी बहुत बरसे थे, आपको समझ में आया किसकी बारिश होने वाली है, मतलब मिठाई की। मैं नहीं पता आप क्या समझे, मैं तो मिठाई कह रही थी, ऐसी आती है ना, ऐसी वाली मिठाई अच्छे पैकिंग में आजकल आती है, तो मिठाई तो आने वाली है, जिसको लेना ले ना ले वो नहीं मैं कह सकती। लेकिन मराठी में एक कहावत है, ऐकायचं जनाचं करायचं, तो जो करना है लेना है नहीं लेना वो आप देख लो भैया, मैं तो उसमें नहीं पड़ने वाली। लेकिन बारिश तो होगी और याद रखना आपके यहाँ 13 बैंक है, एक दिन ऐसा आएगा 24 घंटा बैंक चालू रहेगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 24 घंटा बैंक चालू थी, तो ये कौन सी बैंक है जो 24 घंटा है। फिर हम लोग ने वीडियो लिया, इलेक्शन कमीशन गए, फिर अभी कंप्लेन चल रही है। मेरे इलेक्शन में 140 कंप्लेंट्स है, ये 140। पैसा बांटा, धमकाया, डांटा, डराया, बैंक खोली रखी, पता नहीं जो जो फिल्मों में भी नहीं देखा वो भी मैंने देखा उस एक दिन में। तो आप सब देखिए, ये लोग कॉपी करके पास होने वाले हैं। देवेंद्र जी खुद कहते हैं कि मैं देखो मैंने वायदा किया था मैं आऊंगा, आए और 2 पार्टियां तोड़ के मैं आया, मतलब कॉपी करके पास। हम लोग को कॉपी करके पास नहीं होना है, हमें पूरी ताकत से सत्य और एक अच्छा कैंडिडेट आपके लिए लाया। मैं ताई का भाषण सुन रही थी, मैं वरुण को कह रही थी बहुत अच्छा बोल रही है, बोले वो विरोधी पक्ष की नेता थी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। तो आप उनका मेरिट देखिए और एक अच्छे सांसद को दिल्ली में मुंब्रा के लिए, कल्याण के लिए, महाराष्ट्र के लिए आप उनके 2 नंबर ना 2 नंबर पे मशाल है। और पैनल कितने हैं? पैनल कितने हैं? एक ही 12 कैंडिडेट है, 2 पैनल, 2 मशीन होंगे, वो पहले मशीन में 2 नंबर। तो देखिए 2 नंबर मशाल, 2 रास्ता चाहिए तो 2 नंबर रास्ता, 2 नंबर गैस सस्ता चाहिए, 2 नंबर आपको बिजली, 2 नंबर, 2 नंबर तो बिजली, पानी चाहिए, पानी, देवा, लाइट, गैस, सारा 2 नंबर ही। और 2 नंबर का बटन मशाल का दबा के आपको ताई को बहुत सारे मत देके उनके झोली में डाल के उनको दिल्ली पहुंचाना है। मैं जितेंद्र आवाड जी को, उन्होंने जो इतना अच्छा काम यहाँ किया,
आपका और उनका रिश्ता और प्यार मैं देख रही थी, जो आशीर्वाद, जो प्यार आप सब ने जितेंद्र रावत जी को दिया है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं देशमुख साहब को विनती करूँगी कि टाइम सिर्फ आधा घंटा ही है, तो आधा 25 मिनट है, आप भी हम सबको संबोधित करें। और मुझे और एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं दे के रही हूँ। जय हिंद, जय माता। आज के इस लोकसभा चुनाव के उपलक्ष्य में आज इस पब्लिक रैली में उपस्थित, जिनका अभी आपने भाषण सुना, सांसद रत्न जो बारामती से अभी चुनाव लड़के आई है और लाखों मतों से जो चुन के आने वाली है, वो आप सबकी बहन, हमारी बहन सुप्रिया ताई सुले, यहाँ के लोकप्रिय विधायक हमारे भाई जितेंद्र जी आवाड़, मंच पे आसीन सभी कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, आप, बाकी सभी समाजवादी पार्टी, सभी मित्र पक्ष के सभी हमारे कार्यकर्ता, और इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी की तरफ से, महाविकास आघाड़ी मतलब शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, आप, समाजवादी पार्टी, सभी जो इकट्ठा, सब जो पार्टी इंडिया आघाड़ी के तहत इकट्ठा आई है, उसकी शिवसेना की उम्मीदवार वैशाली दरेकर राणे, ये आपके कैमरामैन को बोलो पीछे रहने को। अवार्ड साहब, अवार्ड साहब, फोटो वैशाली दरेकर राणे बड़ी तादाद में उपस्थित सभी हमारे बहनों और भाइयों, आपको पता है कि दो सवा दो साल पहले भारतीय जनता पार्टी के ख्याल में आया कि अपने खुद के ताकत के बदौलत वो लोकसभा के सांसद भी चुना के ला सकती, वो विधानसभा में विधायक चुना के नहीं ला सकती, और करके भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के ऊपर हमला किया। एक शिवसेना का आमदार, एक शिवसेना का विधायक 50 करोड़ रुपया देके उसको तोड़ा गया। 50 विधायक शिवसेना के तोड़े गए। 2,500 करोड़ रुपया खर्चा किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 50 विधायक तोड़ने के लिए। उद्धव जी ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छी तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, विकास के काम पूरे महाराष्ट्र में हो रहे थे। ऐसी हालत में शिवसेना तोड़ी गई। उसके बाद में उनको पता चला कि शिवसेना तोड़ने से जो फायदा उनको होने का था वो फायदा हो नहीं सका, तो उन्होंने दूसरा हमला हमारे राष्ट्रवादी के ऊपर किया। राष्ट्रवादी के हमारे बहुत नेता जो ईडी सीबीआई के घर से यहाँ से भाग गए, और इस प्रकार पूरे महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की राजनीति अपने 2 साल में आप देख रहे हैं। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में समस्या नहीं है, इतनी बड़ी समस्या लोगों के सामने होने के बावजूद जोड़ तोड़ की राजनीति 2 साल से यहाँ पे चल रही है। आज आपको मालूम है कि बेरोजगारी के बारे में क्या माहौल है। यही भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेता ने बोला था कि 1 साल में हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, उनके हाथ को काम देंगे। क्या हुआ? 10 साल में 20 करोड़ लोगों को, हमारे युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए था, नौकरी नहीं मिल पाई। सिर्फ 7 लाख, 10 साल में सिर्फ 7 लाख लोगों को ये हमको नौकरी दे सके। इस प्रकार की बेरोजगारी की हालत है। आपको पता है कि अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आया है। वो रिपोर्ट कहता है कि 100 बच्चे जब पढ़ लिख के बाहर आते हैं, उसमें से 83% बच्चों को आज उनके हाथ को काम नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है।
इस प्रकार बेरोजगारी का माहौल है, महंगाई के बारे में आपको बताया कि क्या प्रकार का माहौल है। ऐसी हालत में बहनों भाइयों चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव में मैं आपको बताता हूं, ये पांचवें चरण का चुनाव 20 तारीख को यहाँ पे होने जा रहा है। पहले और दूसरे चरण का चुनाव विदर्भा में हुआ, तीसरे चरण का चुनाव पश्चिम महाराष्ट्र में, वहां हमारी बहन सुप्रिया ताई चुनाव लड़ रही है, वहां हुआ। चौथे चरण का चुनाव मराठवाड़ा में हुआ और ये चारों चरण के चुनाव में आपको बताता हूं मैं कि चमत्कार घड़ने वाला है, चमत्कार घड़ने वाला है। उसी प्रकार ये पांचवें चरण के चुनाव में भी बड़ी तादाद में आपको मतदान करके महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है उनको चुन के देना है। आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो विधायक है माननीय जितेंद्र जी आवाड़, जिस ढंग से अपने विधानसभा के लिए काम करते हैं, विधानसभा में अपने इलाके के वहां पे सवाल उठाते हैं, मुख्यमंत्री जो बैठे रहते उनके सामने डंके के चोट पे वहां पे कि मेरे मतदार संघ का विकास होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री बैठे होंगे लेकिन कोई भी हालत में मेरे मतदार संघ का विकास होना चाहिए, उसके लिए आवाज उठाने का काम आपके विधायक जितेंद्र जी आवाड़ करते हैं। और ऐसी हालत में आज जो आपके यहाँ पे जो विकास दिख रहा है, जिसका जिक्र सुप्रिया ताई ने किया, आप लोगों ने किया, ये सब विकास हमारे उद्धव जी ठाकरे के जब मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री रहते हैं हमारे जितेंद्र आवाड़ ने वहां पे किया। विधानसभा में बताया कि जिस प्रकार से अपनी बात वहां पे रखते हैं कि जो लोगों ने मुझे चुन के दिया उनके लिए मुझे काम करना है, वहां पे डंके की चोट पे अपनी बात करके यहाँ के काम मंजूर कर रहे थे। मैं आपको यहाँ एक चुनाव में एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, ये लोकसभा का चुनाव है, हमारी बहन चुन के आएंगी आपके आशीर्वाद से, लेकिन उसके बाद में 4 महीने के बाद विधानसभा का भी चुनाव है। आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो है अपने खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जब 4 जून को जब नतीजे आएंगे, 4 जून को जब नतीजे आएंगे, इनको मुंह बताने की हालत इनमें रहेंगी नहीं। इस प्रकार के उम्मीदवार पूरे महाराष्ट्र से चुन के आने वाले हैं। और ऐसी हालत में आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो अभी अपने मुख्यमंत्री है, भले कितने भी यहाँ दबाव डाले, कितने भी धमकियां दे, आपको आपके ये विधायक है जितेंद्र जी आवाड़, उनके पीछे रहना है। आपको बताता हूँ 3-4 महीने की बात है, एक शायर ने कहा है कि कुछ ही देर की खामोशी है, कुछ ही देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अरे आपका तो वक्त है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। मैं इस बात में एक बार फिर से आप सबसे गुजारिश करता हूं कि हमारी बहन जो वैशाली दरकर रान है, उनको बड़ी तादाद में आप मतदान करके उनको आशीर्वाद देने के चुन के लाइए और आगे चल के महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है, उसमें जो भी काम और बच्चे होंगे वो भी काम करेंगे और अच्छी तरीके से इकट्ठा रह के आगे के चुनाव भी अपन लड़ने वाले हैं। करके फिर से आपको विनती करता हूं कि इस चुनाव में हमारे शिवसेना की जो उम्मीदवार है, उसका जो बटन नंबर 2 है, उसके सामने की बटन दबा के उनको चुन के लाइए, ऐसे आपसे गुजारिश करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं और मेरे 2 शब्द करता हूं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत दिनों के बाद जरा जयंत पाटिल साहब भी आ गए, मेरे बाद उनको भी भाषण करना है। शांत हो जाओ, मैं मेरा भाषण जल्द खत्म करूंगा। मैं तुम्हारे पास वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें से अपील कर रहा हूं को देश को बचाना है, देश के गणतंत्र को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, देश के दस्तूर को बचाना है। और अगर ये करना है तो फिर आपको 20 तारीख को यहां पे काली साई जो लगती है वो लगा के लेनी है। मुझे हाथ उठा के बताओ, लगाओगी कि नहीं लगाओगे? मुमरा के बारे में न जाने उन्होंने क्या क्या कह दिया, पर बहुत दिनों से वो घूमे भी नहीं रहेंगे मुमरा में, और मुमरा वाले जो उनके दोस्त थे उन्होंने बताया भी नहीं रहेंगे कि मुमरा कितना सुधर गया है। स्टेज पे कुछ मुमरा के बेशरम भी बैठे थे, जब मुमरा की बदनामी हो रही थी तो क्या कर रहे थे? हमारे यहाँ
अजीत दादा गुट के लोग हैं, बोलते नोटा लगाओ, नोटा लगाओ, नोटा लगाओ। क्यों? कल शरीयत के बारे में बोले, आपका मुंह का सिला है क्या? आपको बोलने नहीं होता अभी? हम समझ सकते हैं शिवसेना के, आप तो बोलते हो ना हम सेक्युलर है, हम सेक्युलर है। क्या हो गया सेक्युलर को? बीजेपी के दलाल बन के एरिया में घूमते हो और नोटा को दबाने के लिए बोलते हो। ये नहीं चलेगा मुमरा में अभी। ये नकली चेहरे का काम नहीं रहा है। अब असलियत पहचान ली है लोगों ने। आप किसके साथ हो, करते क्या हो, ये सब मालूम है मुमरा वासियों को। अत्याचार अनाचार की हद हो गई यार। 10 साल में इस देश में क्या क्या हुआ? किसी के घर से गोश्त की खुशबू आई? उसका बाप, उसका लड़का पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है सेना कश्मीर के बॉर्डर पर, उसके बाप को गोश्त की खुशबू आई इसलिए मार दिया। 7 साल की आसिफा, उसके साथ बलात्कार हुआ, कुछ नहीं हुआ। दलितों पे अत्याचार हो रहा है मध्य उत्तर प्रदेश में। एक सेंगर नाम का एमएलए था, उसने एक दलित के लड़की के ऊपर बलात्कार कर दिया, उसको पकड़ा भी नहीं। मंगलसूत्र की बात करते हैं। मंगलसूत्र तो मुसलमान औरतें भी पहनती है, इसकी मां भी पहनती थी। तुम मंगलसूत्र हमको सिखाओगे? जब मणिपुर में हमारी बहनें जल रही थी, उनके ऊपर बलात्कार हो रहा था, तब तुमको मंगलसूत्र याद नहीं आया? 370 हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई? क्योंकि तुम्हारे मित्र को वहां पे जमीन लेनी थी, जिस जमीन में सबसे कीमती मिनरल है। सिर्फ उसके लिए वो हटाया गया, बाकी एक भी कानून हटाया नहीं। क्योंकि कश्मीर में ये बोला जाता है कि सिर्फ कश्मीर में जिसने जन्म लिया है उसको ही यहां जमीन लेने का अधिकार है। आप तो जिस दिन से आपको पता चला कि यूपीए का माहौल तैयार हो रहा है, तब से जो आप फिसल गए मुसलमानों के ऊपर, तो कल सवर गए, बोले मैं तो मुसलमानों में ही रहता था। अभी मैं और ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन लोगों को इतना भी मूर्ख मत समझो यार। मैं कुछ ज्यादा आपके सामने नहीं बोलने आया हूं। मुझे मालूम है आपके दिल में कितना गुस्सा है, मुझे मालूम है आप क्या सहन कर रहे हो। पर जो दोगले लोग हैं उनको बेनकाब करने यहां खड़ा हूं। खाते हो पीते हो मुमरा का और गुन गाते हो थाना का। अरे हम थाना में रहते हैं लेकिन गुन मुमरा के गाते हैं, और जहां भी जाते हैं वहां हक से बोलते हैं कि महाराष्ट्र में अगर सबसे मुस्लिम मोहल्ला कौन सा खूबसूरत होगा तो वो मुमरा है। मुमरा आतंकवादी। मुझे याद है 4 सेब वाले जो इन्होंने बोले ना, वो 4 कश्मीरी थे। कश्मीरी चंगारी मेरा दोस्त था, मैं ना कबूल नहीं करता हूं। मैंने पूछा साहब ये 4 कश्मीरी को काहे को पकड़ा? बोले तुमको मालूम नहीं, बहुत बड़े आतंकवादी है। बोले साहब ये कब साबित होगा ये आतंकवादी है? वो रिटायर होने के बाद 10 साल के बाद निकाल आया और बेचारों को वैसे ही रिहा किया गया, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं मिला, लेकिन जेल में 16 साल सड़ना पड़ा। ये ऐसे कई लोग मुमरा से उठाए जाते थे और बंद कर दिए जाते थे। आप लोग सब इधर बुजुर्ग हो, पिछले 10 सालों में पकड़ा हुआ एक भी आतंकवादी, एक भी कोई भी हो, वो मुमरा का रहने वाला था क्या? मुमरा में रहता था वो? कोई 2 महीने पे भाड़े पे आया था, कोई 1 महीने पे भाड़े पे आया था। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। तुमको कहा गया है कि जो भी रहने को आता है उसका पूर्व इतिहास तलाश करो। आपने नहीं तलाशा, ये हमारी गलती है क्या? पर जो उधर बात करते उनको ये नहीं मालूम
कि वो जो पकड़े गए वो मुमरा वाले थे ही नहीं। हमारे मुमरा से अब कई सारी लड़कियां, कई सारे लड़के डॉक्टर हो रहे हैं। तालीम के मामले में मुमरा बहुत आगे बढ़ चुका है। हमारे बच्चे दिल्ली में IAS की पढ़ाई कर रहे हैं। एक लड़का IAS हो गया, CA है, फार्मासिस्ट है। अब मुमरा वो मुमरा नहीं रहा। मेरे साथ कौन था वो रात को? ये जूनियर टीम थी मेरे साथ, और एक दिन एक बच्चा मिल गया हमें। हाँ, किधर? रेती बंदर पे, रेती बंदर पे। वो दोस्ती में रहता है ना, किधर रहता है? वो इतना खूबसूरत इंग्लिश बात कर रहा था मेरे से कि उसके पूरे जितने टाइम उसने मेरे से बात की, उसके लब से एक हिंदी शब्द नहीं आया, पूरा इंग्लिश। तो मैंने पूछा ये बम्बई रहता है क्या? नहीं, बोले यही रहता है। और कोई तो भी स्कूल का नाम बोला, क्वीन मेरी, सेंट मेरी का नाम बोला। पर लेकिन ये मुमरा है जो पूरा बदल रहा है, और हम इसको बिगड़ने नहीं देंगे। अभी विधानसभा का चुनाव आएगा, अपना को बहुत सारे काम करने हैं। लोग तो अब हर काम रोकने के लिए आने वाले हैं। कोई आया पहले कब्रिस्तान का काम रोक दिया, कोई आता है इसकी इंक्वायरी लगाओ बोल देता है, इनकी इंक्वायरी लगाओ बोल देता है। लगाओ, जितनी इंक्वायरी लगानी उतनी। हम गद्दार नहीं है, गद्दार। जितनी इंक्वायरी लगानी है उतनी लगा दो, और हम काम करते रहेंगे, डरेंगे नहीं किसी के बाप से। क्योंकि ब्लैकमेल करना और गद्दारी ये हमारे खून में नहीं है। सिर्फ मैं आखिरी बार इतना ही, सिर्फ मैं आखिरी घोषणा देके जाता हूं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, गद्दारों का राज बदल दो। मैं बोलूंगा तख्त बदल दो, ताज बदल दो। तुम बोलोगे गद्दारों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अरे साले, यहाँ हम लोग सब गद्दारों से ही घेरे हुए हैं, और मैं तो ज्यादा ही हूँ। खुदा हाफिज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, जयंत पाटिल जी आप लोगों के सामने हैं, वो बात करेंगे आपसे। मैं सिर्फ आभार का भाषण करने के लिए खड़ा हूं। आप सब आवाड साहब की बात सुन चुके हो। आवाड साहब की बात ये हमारी पार्टी की बात है। बहुत लोग हमारे पार्टी से निकल गए, और जो गए उनकी हालत क्या है आप सबको मालूम है। आवाड साहब ऐसे नेक नेता निकले जिन्होंने पवार साहब को साथ देना तय किया, और उसी हिसाब से आज तक वो काम करते आ रहे हैं। बहुत चंद नेता ऐसे मिलते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं, ऑनेस्टी के साथ अपने नेता के साथ रहते हैं। मैं मालूम है मुझे कि आवाड साहब की हालत से कई साल गुजरते आए हैं। इधर से बहुत हालात उन्होंने देखे हैं, जो अभी भाषण में उन्होंने बताया। ये मुमरा की परिस्थिति 20-25 साल क्या थी पहले, और आज क्या है, बहुत कम शब्दों में उन्होंने सबको बताया। मुमरा की जनता तरक्की की ओर जा रही है, लेकिन साथ साथ हमें देश का भी सोचना है। आज इस देश में जो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, उन्होंने पिछले 10-15 दिन से विकास के बारे में बोलना बंद किया है, और वो उतर आए हैं हिंदू मुस्लिम हिसाब के ऊपर, हिंदू मुस्लिम भाषा के ऊपर। बार बार देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमें
पहले इतने हम कभी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं देखे थे जो इतने नीचे स्तर पे आके भाषण करते थे। पवार साहब के बारे में कुछ बोले, 4 दिन के बाद पवार साहब हमारे पास आइए, ऐसा आह्वान भी उन्होंने किया। उद्धव ठाकरे साहब के बारे में बोले, फिर बोले कि उद्धव ठाकरे जी को अगर तकलीफ हुई तो मैं ही पहले उनको मदद करने को जाने वाला हूं, तो उनकी सरकार क्यों गिराई। और इसीलिए आपको सब चीजें मालूम है। मैं सिर्फ आपको पार्टी का अध्यक्ष के नाते यही विनती करने को आया हूं कि उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में 2-2.5 साल हमारी सरकार इतनी अच्छी चली कि आज भी लोग उस सरकार को भूले नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि 3-3.5 महीने के बाद जो विधानसभा की इलेक्शन आए, तो वो इलेक्शन, उस चुनाव में फिर एक बार शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के गठबंधन की सरकार सत्ता में आने वाली है। फिर एक बार आवाड़ साहब मंत्रिमंडल में काम करने वाले हैं, वो तो तय है। लेकिन उद्धव जी के साथ जहां जहां उद्धव ठाकरे साहब जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे लोग उनको रिस्पांस कर रहे हैं। पवार साहब जाते हैं, बहुत बड़ी पैमाने पे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले साल 1.5 साल में 2 पार्टी तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2 पार्टी तोड़ने के बाद भी उनको समझ में आया कि अपनी मेजॉरिटी महाराष्ट्र में आने वाली नहीं, इसलिए उन्होंने इंजन वाली पार्टी को भी साथ में लिया। आज पूरे देश में देश के लोगों ने यह तय किया है कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने की कोई अभी आवश्यकता नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, बेकारी की समस्या बढ़ी है। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। आप अगर 2 व्हीलर खरीदने को जाएंगे तो उसके ऊपर 28% जीएसटी है, 11% रोड टैक्स है, 2-2.5% आपको सेस लगता है। आप अगर बुलेट मोटरसाइकिल लेंगे तो 2 लाख की बुलेट आती है, 56,000 रुपया जीएसटी में जाता है। उसमें भी 350 सीसी के से जरा बड़ी बुलेट लेने को गए तो 28% का टैक्स 31% होता है। लेकिन आप अगर हेलीकॉप्टर लेने को जाएंगे तो हेलीकॉप्टर का जीएसटी 5% है, 5%। यानी गरीब अगर कुछ खरीदने को जाए तो उसके खिस्से से मैक्सिमम पैसा निकालने की ये जीएसटी की व्यवस्था हमें बदलनी होगी। आप कुछ भी लेने को जाओ, 50,000, 1 लाख में आप घर चलाते हो, तो 1 लाख रुपए जब आप खर्च करते हो तो उसमें से 18% जीएसटी में जाता है। आप सालाना 18,000 महीने का मल्टीप्लाई बाय 12 महीने इतना पैसा सरकार को देते हो। और इसीलिए आप थोड़ा सा सोच के इस बार देश में महंगाई किसके कारण आई है, इसका विचार करो। मोदी साहब कहते थे कहीं पिछले कई महीने के पहले ईद में हमारे घर में मुस्लिम घरों से खाना आता था, और वो कहते थे कि मुहर्रम में पंजा के नीचे से, ताबूत के नीचे से हम चलते थे। लेकिन पिछले महीने में जब उनको समझ में आया देश में अपनी मेजॉरिटी नहीं आती, तब वो हिंदू मुस्लिम लेवल पे आके पहुंच गए थे। उन्होंने ऐसा भी किया था कि मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा तब मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई हक नहीं। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी हारने के दरवाजे पे खड़ी होती है, तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग अलग चीजों का हेल्प लेते हैं। कल परसों नासिक में गए थे मोदी साहब,
एक नौजवान ने कांधे के ऊपर उन्होंने सवाल पूछा खड़े रह के सभा में, भरी सभा में। तो वो ऑनियन के बारे में उसने किसान ने सवाल पूछा, तो प्रधानमंत्री ने उसको पूछना चाहिए था तेरी क्या तकलीफ क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जय श्री राम का नारा लगाया। जहां सवाल के लिए जवाब नहीं है इनके पास, तब वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां भगवान के सिवा उनको कोई नहीं। लेकिन मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं कि महाराष्ट्र के 48 सीटों में से कम 15 सीटों तक मैं प्रचार के लिए जाके आया हूं। मैं यकीन से आज कह सकता हूं कि 20 तारीख को आखिरी राउंड और 2 तारीख को मुंबई के कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी के, मेरे ख्याल से देश के कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग है। 4 दिन को जब आप वोट काउंट करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि इस देश में जो 400 के पार जाने की इच्छा जताते हैं वो 200 तक भी पहुंचेंगे नहीं, ये मेरा पूरा यकीन है। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के बाद इंडिया गठबंधन आपको क्या करने वाली है, ये भी आप सोचना चाहिए। मैं जिस जीएसटी का आपको उल्लेख किया अभी, वो जीएसटी की पूरी व्यवस्था हम दुरुस्त करेंगे, ये हमारा वादा है, इंडिया गठबंधन का वादा है। हमारे वक्त वैल्यू एडेड टैक्स था, चप्पल, कपड़े, साड़ी, इसके ऊपर हमने टैक्स नहीं लगाया था। लेकिन अभी आप कुछ भी खरीदो, सब चीजों के ऊपर आपको जीएसटी लगता है। मैं वादे से कहता हूं कि हम जब सत्ता में आएंगे तब ये जीएसटी की व्यवस्था ऐसी बदल पाएंगे कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं वो जीएसटी कम से कम भरे और जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा जीएसटी भरे। अभी आपको मैं पूरे दावे से कहता हूं कि कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के मैनिफेस्टो में हमने लिख के रखा है, कमिटमेंट दिया है कि इस देश में गरीब से गरीब जो घर है उसकी जो महिला है, उस बहन को कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि कल मेरे घर में क्या होगा, मैं खाना कैसे पकाऊं। इसलिए हमने कमिटमेंट दिया है कि 1 लाख रुपया सालाना गरीब से गरीब घर वाले जो है उनके घर में 1 लाख रुपया हम देंगे, सरकार देगी। आपकी जो गैस के सिलेंडर के भाव अभी 1100-1200 रुपए गए, हमने तय किया है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 500 रुपए के ऊपर सिलेंडर के दाम जाने को नहीं देंगे। हमने ये तय किया है कि जहां अवार्ड साहब ने जो जिक्र किया, अपने लोग बहुत सारे बीए होते हैं, बीकॉम होते हैं, डिग्री लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं। ये डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद 1 साल के लिए ये बच्चों के लिए 8,500 रुपया महीना, साल का 1 लाख रुपया हम उनको सरकार की तरफ से देंगे, स्टाइपेंड के जरिए उनको देंगे। मैं ये इसलिए कहता हूं कि बहुत कुछ हमने हमारे मैनिफेस्टो में देखा है, लिखा है। मेरी आपको विनती है, कांग्रेस या राष्ट्रवादी के मैनिफेस्टो को विजिट करिए आप वेबसाइट पे जाके, आपको समझ में आएगा। हमने ये भी देश में कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तब जात निहाय जनगणना, कौन से जाति का कितना है इस राज्य में, हर राज्य में, उसके लिए हम जनगणना करेंगे और उस हिसाब से आरक्षण देने की व्यवस्था भारत में करेंगे। ये सारी चीजें हम बताते हुए, उसके पहले मैं ये और आखिरी बात कहूंगा। मालूम है मेरे पास घड़ी गई है मेरी, लेकिन इधर मेरे पास कितना है देख सकता हूं। लेकिन हम आज इसमें एक बार कहता हूं कि संविधान बदलने की भाषा करने वाले लोग न जाने क्या कर सकते हैं। आरक्षण निकाल दे सकते हैं, आपको
वोटिंग का जो राइट आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिया है वो निकाल सकते हैं। बहुत कुछ चीजें हो सकती है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो आरक्षण की नीति है, जो संविधान में अलग अलग चीजें रखी है, जिसमें हमें सबको स्वतंत्रता मिली है, यहाँ खड़ा रह के आवाड़ साहब का भाषण अगर इनको कमल को चुन के देंगे या हमारे सामने वाले जो मित्र पक्ष भाजपा के हैं उनको, तो ये सब एकत्रित इकट्ठा आके भारत का संविधान बदलेंगे तो शायद यहाँ पब्लिक मीटिंग लेने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अर्ज करना लिखना पड़ेगा और आवाड़ साहब को लिखना पड़ेगा मैं इधर भाषण करूं या न करूं। इसीलिए मैं आपको विनती करता हूं कि इन लोगों को चुन के देने की गलती मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी आखिरी गलती हो सकती है। फिर कभी चुनाव होने की उम्मीद मत रखिए। और इसीलिए मैं वैशाली दरेकर बहन हमारी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, उसकी सिंबल मशाल है। वो मशाल जो है हमारी बहन बहुत तजुर्बा है, उसको नगर पालिका में कल्याण डोंबिवली में उसने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं दावे से कहता हूँ, एक हमारी बहन ये इन सारे कल्याण डोंबिवली मुमरा ये सारे एरिया में जो सवाल जो प्रश्न है जो समस्या है उसका हल हमारी ये बहन निकालेगी। उद्धव जी ठाकरे साहब ने इनको टिकट दिया है। उद्धव जी ठाकरे साहब का यकीन आपको अगर पूरा करना है तो मैं मुमरा के लोगों को कहता हूँ, कलवा मुमरा के सारे लोगों को, आप इतना लीड इनको दीजिए, कम से कम 1.5 लाख लीड इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप देंगे, ऐसा मुझे अपेक्षा रखता हूँ। हमारे सारे पार्टी के नेता खासतौर पे जितेंद्र आवाड़ जी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है और कहाँ जाए जितेंद्र आवाड़ आप उनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए मेरी आपको विनती है कि आप फिर एक बार जितेंद्र आवाड़ यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े हैं, इस हिसाब से हमारी वैशाली ताई को वोट करिए, मशाल को वोट करिए। इसी शब्दों से मैं मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। धन्यवाद। मैं सभी यहाँ आए लोगों का शुक्रगुजार हूँ और मुझे जरा आने में देरी हुई क्योंकि मैं भिवंडी गया था, साहब भी आने वाले थे लेकिन साहब को बीकेसी जाना पड़ा और उनको भी बीकेसी जाना था, पर इन्होंने कहा पहले मुमरा जाऊंगा और फिर बीकेसी जाऊंगा। मैं जयंत पाटिल जी, सुप्रिया सुले जी, अनिल देशमुख जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और फिर से एक बार मशाल याद दें। वरुण सरदेसाई भी यहाँ आए थे। एंड करो